हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़, यूकारियोटिक सेल्स, इन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं राइबोसोम्स के बारे में। बच्चों, प्रोकार्योट्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल के उसके साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं उसके साथ, और नियर अबाउट उनका 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज़ रहता है। और वो दो सब यूनिट से बने होते हैं, 50S एंड 30S। टोटल जो प्रोकार्योट्स के अंदर अगर हम बात करें राइबोसोम है वो 70S रहता है। ऐसे यहाँ पर सिडबर्ग को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 70S है बच्चों, दो सब यूनिट से बना है, 50S एंड 30S। जब ये साथ में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम 70S कहेंगे, 70S प्रोकार्योटिक राइबोसोम्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। राइबोसोम्स बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस की एक अच्छी साइट होते हैं। कई बार राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA के साथ अटैच होकर एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। जो राइबोसोम्स हैं बच्चों पॉलीसोम के, वो ट्रांसलेट करते हैं mRNA को प्रोटीन के अंदर। जो राइबोसोम है पॉलीसोम के, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीसोम के राइबोसोम्स mRNA को प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की। इंक्लूजन बॉडीज़ बच्चों होती हैं, रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में, वो होता है इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर। जो भी रिजर्व मटेरियल है प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। ये बच्चों किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं ब्लू, ग्रीन और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। तो ये सभी हमारी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फूड को स्टोर करके रिजर्व फूड मटेरियल इनमें प्रेजेंट रहता है। आगे हम बात करते हैं यूकारियोटिक सेल्स की। तो बच्चों यूकारियोट्स इंक्लूड करते हैं सभी प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंजाई। हम ह्यूमन बींग्स भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड होते हैं। यूकारियोटिक सेल्स बच्चों एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म में। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। यूकारियोटिक सेल्स में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट रहता है। साथ में ही बच्चों यूकारियोटिक सेल्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। लोकोमोटरी आप ऐसे समझ सकते हो, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म में ही, यूकारियोटिक सेल्स के अंदर, या पर्टिकुलर यूकारियोटिक सेल। या साइटोस्केलेटल मतलब जो सेल को एक स्केलेटन सिस्टम अच्छा प्रोवाइड करते हैं, एक फिक्स्ड शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। यूकारियोटिक्स के अंदर बच्चों जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्रोमोसोम्स के अंदर पर्टिकुलरली अरेंज रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। ये हम इसी यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है, या आप कह सकते हो 10th चैप्टर है, जो सेल साइकिल सेल डिवीज़न वाला जो चैप्टर है हमारा, सेल साइकिल एंड डिवीज़न, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। सभी यूकारियोटिक सेल्स विच आइडेंटिकल नहीं होते, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल वॉल, प्लास्टिड ये प्रेजेंट होंगे और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि ये सब एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल्स के अंदर बच्चों सेंट्रोल्स प्रेजेंट होता है, जो कि सभी ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स में एब्सेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के ही डायग्राम हमें दिए हुए हैं। इनको आपने अच्छे से एक बार देख लेना है, कोशिश करना कॉपी पेज भी ड्रॉ करने के साथ साथ, ताकि जो इनको नेमिंग है आपको क्लियर हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने अभी पढ़ा बच्चों कि लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, इनके अंदर लार्ज साइज्ड वैक्यूल होगा, और एनिमल सेल्स में यही वैक्यूल हमारा बहुत स्मॉल साइज्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर शो नहीं कर रखा है, लेकिन जो वैक्यूल है एनिमल सेल के अंदर बहुत स्मॉल साइज होता है। आप देख भी सकते हैं कोई ऐसा लार्ज साइज वैक्यूल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हमें। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सेल वॉल जो इनकी एडिशनल प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म, प्रोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे अभी हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल में भी सेम एज इट इज़ ऑलमोस्ट सेम ही पार्ट इसमें प्रेजेंट रहेंगे, जिससे हमने कुछ डिफरेंसेस की बात की थी। राइबोसोम में 80S होंगे, सेंट्रियोल इनके अंदर होगा, सेल वॉल यहाँ नहीं होगी।
तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1950s में इसका डिटेल स्ट्रक्चर आया था। और सेल मेम्ब्रेन पर स्पेशली आरबीसी जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं इनके ऊपर साइंटिस्ट ने जो पॉसिबल स्ट्रक्चर था इनके बेसिस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो शो किया। इसमें वो जो हमारा जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा निकल के आया था, जो हम अभी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों वो हमारे लिपिड्स की, देखो अब जो ये लाइन्स हम पढ़ने वाले हैं ये सभी ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों वो लिपिड्स की अरेंजमेंट से बनी हुई होती है, लिपिड से बनी हुई होती है, एक बाई लेयर यानी कि 2 लेयर बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है। जो लिपिड्स हैं बच्चों किस तरीके से अरेंज होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो पोलर हेड है वो आउटर साइड और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर पार्ट में, ठीक है। यानी कि जो पोलर एंड है वो आउटर साइड और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड, ठीक है। आपने इस तरीके का जो डायग्राम है अभी तक देखा होगा, अगर पहले पढ़ा है तो लोअर क्लासेस में कभी, तो इस तरह का, या फिर 10th में आपने जो मिसेल फॉर्मेशन पढ़ा था उसमें जो हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे आप उससे भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों हमने मेन यहाँ क्या नोट करना है, पोलर हेड है जो वो आउटर साइड, हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड, साथ में जो नॉन पोलर टेल होती है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की उसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है एक्वस एनवायरनमेंट से। जो लिपिड कंपोनेंट रहेंगे मेम्ब्रेन के उनके अंदर फोस्फोग्लिसराइड्स प्रेजेंट रहता है। उसके बाद बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जो रेशो रहता है यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का वो भी हर एक सेल के अंदर डिफरेंट रहेगा। ह्यूमन बींग्स के अंदर ही अगर हम बात करें तो जो इराइथ्रोसाइट यानी जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर जो रेशो है प्रोटीन का और लिपिड्स का वो 52% एंड 40% रहता है। यानी 52% प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 40% लिपिड्स प्रेजेंट है। डिपेंड भी करता है ये जो एक्सट्रैक्शन है या जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, वो इंटीग्रल है या पेरिफेरल है। पेरिफेरल प्रोटीन होंगे तो वो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के, और इंटीग्रल प्रोटीन होंगे तो वो पार्शली या टोटली हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ डायग्राम में जो शो किया हुआ है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पर ये लिपिड की बाई लेयर यहाँ पर शो कर रखी है, या ये जो लिपिड की ये बाई लेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये शुगर चेन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन की चेन्स हैं, जो हमने पढ़ा कि भी बाद में स्टडीज से पता चला शुगर और प्रोटीन भी लिपिड के साथ साथ प्रेजेंट रहते हैं। और ये हमारे प्रोटीन्स हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो सेल के टोटली अंदर प्रेजेंट है इंटीग्रल, और ये होंगे हमारे पेरिफेरल प्रोटीन जो इसकी पेरिफ्री पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारे पार्ट्स है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि एक इम्प्रूव्ड मॉडल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का जिसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनके अकॉर्डिंग एक क्वासी फ्लूइड होता है, मीन्स सेमी सॉलिड हम कह सकते हैं, लाइक वो सॉलिड स्ट्रक्चर भी है और समथिंग लिक्विड भी है। तो जो क्वासी लिक्विड नेचर था लिपिड का, इसकी वजह से, मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का होने की वजह से इसके अंदर जो प्रोटीन्स की मूवमेंट है वो कंप्लीट बाइलेयर के अंदर होती रहेगी, और इसी एबिलिटी की मेम्ब्रेन की इसी एबिलिटी की वजह से मेज़र कर सकते हैं हम इसकी फ्लूइडिटी को। जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीज़न के अंदर। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन में, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। साथ में ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, जो दोनों ही साइड प्रेजेंट है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही वो परमिट करती है, अलाउ करती है। सपोज करो, और इन्होंने कहा है कि टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। सपोज करो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्सटर्नल साइड, आउटर साइड, और यहाँ जो इंटरनल साइड, दोनों ही मॉलिक्यूल्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर की चीज़ों को ही बाहर अलाउ करेगी या बाहर की चीज़ों को अंदर, नहीं, दोनों ही मॉलिक्यूल्स के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होगी। सेलेक्टिवली परमिएबल आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर इसके अंदर जिस भी साइज़ के पोर्स है या जिस भी साइज़ के मटेरियल को ये अलाउ करने वाली है वही चीज़ें इसके अंदर परमिट होंगी, अलाउ होंगी ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अगर यहाँ पर पोर्स हैं इस साइज़ के और यहाँ पर इस साइज़ की या इस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ये
यहाँ पर पास नहीं होंगे। तो ये सेलेक्टेड पार्टिकल्स के लिए ही बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ रहते हैं, बहुत सारे बेसिस पर ही पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट होने देती है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ जो मेम्ब्रेन की दोनों तरफ मूव करते हैं, लेकिन जिनमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी होते हैं जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सिंपल डिफ्यूजन मेथड से, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही साथ साथ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भी मूव करते रहते हैं। वाटर भी हमारा इसी तरीके से मूव करता है यहाँ पर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक ही डिफरेंस होता है, ऑस्मोसिस में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर जो मूवमेंट है वो करवाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन में तो सिंपली मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारा ऑस्मोसिस में आएगा, अदरवाइज सिर्फ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होगी उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। उसके बाद जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं हो पाते हैं नॉन पोलर लिपिड जो बाई लेयर है उसके अंदर से, उन्हें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि मेम्ब्रेन के अंदर से जो उनका ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटेट हो। कुछ आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जाकर, मेम्ब्रेन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर तो बहुत इजी है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, लेकिन अगर लोअर टू हायर जाना हो तो यहाँ पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस ही हो जाएगी जिसके अंदर एटीपी को यूटिलाइज किया जाएगा, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो सिंपली आपको समझना है पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बिना किसी रिक्वायरमेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट के ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूज़न हमारा सिंपली मूवमेंट है जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में सेम यही मूवमेंट बट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर रहेगा। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल के अंदर सेल वॉल हमें पता है एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग बनाता है फंजाई और प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल सिर्फ सेल को शेप ही नहीं प्रोवाइड करता बच्चों, ये साथ में सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी देता है, साथ में ही सेल टू सेल इंट्रैक्शन में, यानी कि एक सेल की दूसरे सेल के साथ इंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, और कुछ अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर भी प्रोवाइड करता है। हर एक जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसे सेल के अंदर एंटर नहीं करने देता, बैरियर वहाँ पर ये लगा देता है। एल्गी के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स, मैनन्स या बहुत सारे मिनरल्स है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी बनी हुई होती है। जबकि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होगी। जो यंग प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल से बनी होगी और जो ग्रोथ में कैपेबल भी है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी वैसे वैसे डिमिनिश होती जाएगी, हम कह सकते हैं कि शेड ऑफ हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर, और जो सेकेंडरी वॉल है वो बनना शुरू हो जाती है इंटरनल साइड, यानी कि टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। यहाँ पर एक मिडल लैमेला भी बनता है लेयर के अंदर जो कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ है, जो होल्ड करके रखता है या ग्लू का काम जो करता है नेबरिंग सेल्स को साथ में रखने का, यानी कि जो मिडल लैमेला है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन क्या है, कैल्शियम पैक्टेट से बना है और ये नेबरिंग सेल्स को साथ में रखने का, होल्ड करने का काम करता है, ग्लू की तरह ये काम करता है। सेल वॉल और जो मिडल लैमेला है बच्चों, ये ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा जो हमारा कनेक्ट करके रखता है नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को। सपोज करो ये बहुत सारी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनके साइटोप्लाज्म के इस तरह से कनेक्शन जो होगा उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे, ये भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम शुरू हो जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो आज आपने जो हमने सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, यूकारियोटिक सेल्स के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर था हमारा, या जो बेसिक सेल्स है सेल स्ट्रक्चर, वो हमने डिस्कस किया, और साथ में जो राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़, यहाँ तक हमारा हो चुका है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आपका बता देना, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो आज आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को साथ में नोट करते हुए चलना है।